देखिए, आमतौर के ऊपर तो आपका जो इब्तिदाइया होता है मैं उससे एग्री नहीं करता, बट अच्छा। आज जो आप बातें कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल सही बात है। और देखिए, दुनिया में पार्लियामेंट्स हों, दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो ऐसे एक्ट नहीं करती फ्रैंकली जिस तरह से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी देखें, लोगों का जमहूरियत से एतबार खत्म हो गया, ये है वो है। पहली बात तो ये है कि देखिए, नॉन सीरियसनेस की इंतहा है कि जिन लोगों ने इजलास बुलाया है, जिनकी हम्म। इंसिस्टेंस पे इजलास हुआ है, वो खुद ही इजलास में नहीं आए। तो हम्म। इसका मतलब उनका मुतालबा ही वेल थॉट आउट नहीं था। हम्म। अब के बाद देखें, अगर आपने इजलास बुला भी लिया है, पूरे पाकिस्तान से आपने लोगों को बुला के पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने खतरे में डाला। ये कोरोना वायरस है, कोई पहलवान तो नहीं है ना कि जिससे आप मुकाबला करके जीत जाएं और बड़ी आप फतह मनाएंगे। ये तो बीमारी है। अब आपने अगर आपने इजलास बुलाया है तो फिर देखिए, अगर आपने इब्तिदा करनी थी, फिर ये होना चाहिए था कि आप पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट को, वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनको इकट्ठा करते। उनसे पहले आप एमएनएस को, मेंबर्स को ये ब्रीफ करवाते कि कोरोना है क्या, शुरू कहाँ से हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब तक इसकी 5 यूनिवर्सिटीज ने जो स्टडी की है इसके जीनोम की, वो क्या है, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो किस सतह के ऊपर है, हाँ। दवाई जिसकी जो वो किस सतह के ऊपर है। पहले दिन आप सिर्फ जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी मतलब फ्रैंकली, अब शाह महमूद कुरैशी साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल भुट्टो, इनको हम्म। क्या, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। और बिल्कुल। जब आपने एक ब्लेम गेम के लिए अगर आपने इजलास बुला लिया, फिर वो उधर से खड़े होके इनको सुना रहे हैं, ये उधर से खड़े होके उनको सुना रहे हैं। सो फ्रैंकली मुझे तो कुछ तुक नहीं समझ आई इस सेशन की। ओवरऑल आपने जो इसका मकसद था, ना सिर्फ ये कि वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि इसके बाद जो एक तासुर जो जाता है लोगों में, वो ये जाता है कि ये दे आर बंच ऑफ नॉन सीरियस पीपल, जिनका कोई और काम नहीं। जिसका अभी आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा कि जो काम इन्होंने असेंबली बुला के पूरा किया है, यही काम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेते, उसकी फिर हम्म। क्या जरूरत थी। तो देखिए ना, आपने इजलास बुलाया, उसका मकसद ये था कि आपको, गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान से कुछ एजुकेटेड ओपिनियंस मिले। लॉकडाउन हम्म। करना, लॉकडाउन करना, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं करना, क्या ओपिनियंस है लोगों की, लोग क्या समझते हैं, लोगों की मुश्किलात क्या है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इस वक्त क्या आ रहे हैं कोरोना के ऊपर। उनकी एक, अगर पहले दिन उनको एक इन्फॉर्म डिस्कशन होती तो फिर आप एक इन्फॉर्म डिस्कशन कर सकते। और ये चीज आप वर्चुअल सेशन के ऊपर 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते थे। सही है। और वहां पर आकर ये 500 लोगों में से ये नहीं कि कोई 15 20 50 लोगों ने कोई कोरोना वायरस जिनको है तो वो खतरा है, एक आदमी का होना काफी है। एक हम्म। आदमी भी वो सबको ले बैठेगा। तो बहरहाल अल्लाह सबको सेहत दे, अपनी फवाद बिल्कुल हिफाजत में सही रहे। बात की। अगर यहाँ पर 300-350 लोगों से आप समझ रहे हैं कितना खतरा हो सकता है, तो फिर जो इस हद तक हुकूमत ने लॉकडाउन को नर्म करने का फैसला किया, हफ्ते में 4 दिन कारोबार खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, तमाम दुकानें खुलेंगी। अभी से हम देख रहे हैं रोड्स पे, मार्केट्स पे, शॉप्स पे इतना ज़्यादा रश होना शुरू हो गया। उस बारे में फिर क्या ख्याल है, हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए था फिर? नहीं, देखिए ना, लॉकडाउन जो है ना, इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम, दो बड़े एज आप कह लें। एक तो पहली बात तो यह है कि वो एक तो ओपन जगह के ऊपर ज्यादातर दुकानें हैं, वो क्लोज डोर नहीं है, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं खुले। और बहुत जो छोटी दुकानें हैं वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी वहां पर वगैरह जो है वो नहीं है, और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, कल जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स हमारी जो कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने कहा है कि अगले साल सितंबर से पहले मास प्रोडक्शन वैक्सीन की जो है वो नामुमकिन है। हम्म। अभी अगर आप फैसला करेंगी कि लॉकडाउन करना है और कंप्लीट लॉकडाउन करना है, तो क्या हम अगले साल सितंबर तक लॉकडाउन कर सकते हैं? नहीं। आंसर इज नो। लिहाजा आप रोजाना एक इवॉल्विंग सिचुएशन में है। आप रोज फैसला करते हैं कि आज हमने क्या चीज को रिलैक्स करना है, क्या चीज बंद करनी है, कहाँ पे क्या करना है। सो ये फवाद, फैसले जहां जो है, लॉकडाउन नर्म हुआ है या जिन्होंने लॉकडाउन खत्म कर किया, वहां केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। चाइना की मिसाल, चाइना से कल ये खबर आई कि केसेस वहां दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं। तो दुनिया की मिसालें हमारे सामने, इससे हमें सीखना है। वही तो हमने तो एक्चुअली पाकिस्तान ने सीखा भी है और काफी बेहतर परफॉर्म भी किया है फ्रैंकली।
अल्लाह की भी खैर मेहरबानी है, इस रीजन में पूरे ही अभी तक जो हालात जो वो अपने काबू में है। लेकिन फ्रैंकली हमारी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे, और जिस तरीके से शुरू से गवर्नमेंट ने काबू किया है या जो जो इकदाम दिए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। सो उसका क्रेडिट भी उनको जो है वो देना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में जो ये लॉकडाउन है वो वहाँ पे जब एनसीओसी बैठती है उसमें एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, उसमें बाकी लोग भी बैठते हैं, वो बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव जो है वो करते हैं। सो मेरे ख्याल है कि जो लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन तो देखें हो नहीं सकता। आपने 4 दिन कराची में किया, आपकी गिलगित पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप वीट उठाने में अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, आप 4 महीने बाद आपके फूड क्राइसिस हो जाएगा, आटा का क्राइसिस हो जाएगा। सो एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अच्छा फवाद, एक तरफ क्राइसिस है जिसमें जाहिर है कौमी सोच पैदा करने की जरूरत है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन को तो एक तरफ छोड़ गए, इत्तेहादी एक बार फिर से जो है ना वो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं 30-30 साल पुराने जो केसेस हमारे खोले जा रहे हैं। काफली कह रही है कि एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है, आप भी जानते हैं बजट आने वाला है। दूसरी तरफ देखें नून लीग काफ लीग से राब्ते में है, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप समझते हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, बजट भी है, अगर वो धमकी दे रहे हैं भी हम इत्तेहाद से निकल सकते हैं, जाहिर है उनकी लीडरशिप पर इस तरह केसेस होंगे, उन्हें केसेस भुगतने पड़ेंगे, नैब पकड़ेगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो मसाइल तो आएंगे इत्तेहाद में मसाइल आएंगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए मसाइल आएंगे। देखिए जी, फ्रैंकली PMLQ और PTI एक पार्टी तो नहीं है, लिहाजा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बातें भी आती हैं। लेकिन इशू ये है अभी के जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो ये केस खुलने का मामला है, नैब अगर कंट्रोल में होती PM के या जिस तरीके से ये जो कहते हैं PTI के, तो फिर ये हशर ना होता केसेस का जो कि हमने देखा है जो हुआ है कि क्लोजर ही नहीं हो सका। सो जितने गिले PMLQ को या किसी और को होंगे नैब से, तकरीबन उतने ही गिले हुकूमत को भी हैं नैब से, लेकिन उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। हम समझते हैं कि क्लोजर्स होने चाहिए थे केसेस के, जो 2+2 के केसेस। देखिए PTI के जो कारकुन हैं वो कोई एहतसाब के प्रोसेस से मुतमईन तो नहीं है। हम जो लोगों ने वोट तो इसलिए दिया था कि आप ये जो केसेस हैं नवाज शरीफ के, ये अब मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे, कुछ पैसे वापस आएंगे, पाकिस्तान के लोगों का पैसा आएगा, तो लोग मुतमईन तो नहीं है। लिहाजा इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुतमईन नहीं है कि जिस तरीके से केसेस जिस तरह से इन्होंने फैलाओ। लेकिन वो कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट है ये, आप बैलेंस करने के लिए ना कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि सिर्फ ऑपोजिशन को आप लोग हाथ डाल रहे हैं, तो आप बैलेंस करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी जो है ना नहीं छोड़ रहे हैं। इत्तेहादी नहीं है तो फिर देखे ना, जब अलीम खान साहब गिरफ्तार हुए, जब बाबर अवान पे केस बना, जब बाकियों पे सप्तान जो है साहब जो है वो अरेस्ट हुए, तो उस वक्त फिर वो कह रहे थे नहीं कि वो बैलेंसिंग एक्ट है वो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ना ही फ्रैंकली नैब का जो स्ट्रक्चर है, चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक कोई PTI का लगाया हुआ तो वहां पे बंदा नहीं है। आखिरी सवाल फवाद, मुझे ब्रेक लेनी है, इससे पहले की तरफ जाऊं, जो डेट आपने दी थी रमजान शुरू होने की, उसी पर रोजा हुआ, ईद की डेट क्या एक्सपेक्टेड है? 30 रोजे, 29 रोजे, क्या साइंस कह रही है? ये फ्रैंकली अभी मेरे सामने कैलेंडर नहीं है, लेकिन अगर आप pkmoonsighting.com के ऊपर जाएंगी तो आपको कैलेंडर में मिलेगा। गालिबन 24 तारीख है, 24 मई जो है वो इंशाल्लाह ईद होगी, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन आई वुड चलिए मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के इदारों और वजारतों में एक हलचल मची हुई है, क्योंकि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात होने वाले अफसरान को फारिग करने के लिए तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में कानून और कवायद ज़वाबित से हट कर अफसरान की तैनातियों और फैसला साजी पर काफ़ी परेशान भी हैं। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। काबीना डिवीज़न को 41 में से 25 वजारतों से जो जवाब है वो मौसूल हो गया है, जबकि 16 वजारतों से आज जवाब हासिल करके हतमी रिपोर्ट जो है कल जो वफाकी काबीना का इजलास है इसमें पेश की जाएगी। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म परेशान है इस बात पर कि वफाकी काबीना ने अब तक 1630 मुख्तलिफ फैसले किए हैं, जिसमें से 1396 पर अमल हो चुका है, 144 अंडर प्रोसेस हैं, जबकि 34 फैसले मुकम्मल तौर पर ताक़ीद का शिकार है। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऐसे अफसरान की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर भी नोटिस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे अफसरान हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करने का बायस बन रहे हैं। जिसकी बड़ी मिसाल पेट्रोलियम डिवीज़न में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात अफसरान हैं, जिनकी वजह से कौमी ख़जाने को $50 मिलियन से ज़ायद का नुकसान पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बगैर तैनात किए गए अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है। खिलाफ ज़ाब्ता तैनात अफसर 7 माह के दौरान कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर भारी नुकसान पहुँचाने का बायस बना, जिसका इंकशाफ पेट्रोलियम डिवीज़न ने नैब को लिखे गए ख़त में किया है। सवाल ये है कि वफाकी काबीना में कल रिपोर्ट तो पेश कर दी जाएगी, मगर क्या खिलाफ ज़ाब्ता अफसरान को तैनात करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मैं बात करूंगी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी से। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल, कल अब ज़ाहिर है वफाकी काबीना का इजलास जो हर मंगल को होता है, कल रिपोर्ट तो पेश कर दी जाएगी, क्या कोई एक्शन भी इस पर लिया जाएगा? शादी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब परेशान हैं कि वो बहुत अच्छे फैसले करना चाहते हैं और बहुत अच्छे फैसले किए, लेकिन उनके समरात मुल्क को नहीं मिल रहे, मुल्क की मौशत को नहीं मिल पा रहे, और हुकूमत जितनी कोशिश करती है, हुकूमत की नेक नामी की बजाय हुकूमत के लिए बहुत से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अपोजिशन भी हुकूमत पर सवालात उठाती है, तो उसकी वजह क्या है? प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर तैनात हैं, लेकिन वफाकी काबीना से उनकी मंजूरी नहीं ली गई। तो पता चला, जब कुछ इंटरनल तहकीकात हुई तो पता चला ये सिलसिला सिर्फ अभी का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी हुआ, और कोई भी ऐसा अफसर जिसे वफाकी हुकूमत तैनात करने की जिसको इंटाइटलमेंट है, उसको कोई मुतलका वजारत का वजीर या वफाकी सेक्रेटरी तैनात नहीं कर सकता। ऐसे अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता तैनात हुए, उनकी तकर्री गैर कानूनी है। जब उनकी तकर्री गैर कानूनी होगी तो उनके जितने वो फैसले होते हैं वो अफसरान नहीं है जिनको खिलाफ ज़ाब्ता तैनात किया गया। तहरीक इंसाफ के दौर के भी इसका मतलब कुछ अफसरान है, तो यकीनन एक सवाल पैदा होगा कि वो अथॉरिटीज़ जिन्होंने नून लीग के दौर में इन तैनातियों को किया और जो तहरीक इंसाफ के दौर में किया, उनके खिलाफ एक्शन लेना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।